हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मॉडल पेपर की विशेष सीरीज हमारे द्वारा दोस्तों चलाई जा रही है। यहाँ पर दोस्तों हम आपको रीसेंट एग्जाम में आए हुए मॉडर्न क्वेश्चंस दोस्तों करवा रहे हैं। ये जो मॉडर्न क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता गणित में आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 7 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट दोस्तों हमने बना दी है। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की हमने सीरीज भी दोस्तों बना रखी है। उसकी भी दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बना दी है। उसको भी आप दोस्तों एक के बाद एक देख सकते हैं। इससे पहले भी एक मॉडल पेपर की विशेष सीरीज दोस्तों हमने चलाई थी, उसको भी आप जरूर देख लेना। क्योंकि ये सभी दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं अभी आजकल के जो एग्जाम में आए हुए हैं, इन सभी को दोस्तों ये आपस में दोस्तों कॉपी करते रहते हैं, चाहे कोई भी आयोग की हम बात करें और या फिर इससे रिलेटेड ही दोस्तों आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको हमारा मेन एम यह है कि जो आजकल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज देना, उनके कॉन्सेप्ट बताना। और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है उसका दोस्तों आप यूज़ करेंगे तो आप अन्य क्वेश्चन दोस्तों कर सकते हैं। क्वेश्चंस एज इट इज आए, देखिए ये इसकी पॉसिबिलिटी तो काफ़ी कम रहती है और आपको क्वेश्चंस मैथ्स में दोस्तों रटने भी नहीं होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझना होता है। जितना आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे उतना आप दोस्तों अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर दिन एक नया क्वेश्चन है और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आना दोस्तों ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों हम इस सीरीज में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर भी दोस्तों फोकस करते हैं। अभी तक अगर आप हमारी सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। चलिए आज हम करेंगे मॉडल पेपर। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, गिवन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको मैक्सिमाइज करना है और आपको कांस्टेंट दोस्तों दे रखे हैं, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोस्तों निकालना है। कितने बार दोस्तों हमने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के दोस्तों क्वेश्चंस करवाए हैं। तो ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको कि हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें रिस्ट्रिक्शन दोस्तों दे रखी है, जिनको कि हम कांस्टेंट दोस्तों बोलते हैं। हमें सिंपली करना क्या होता है, जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके इनके फिगर को दोस्तों ड्रॉ करना होगा। अब ध्यान रखना कि दोस्तों अगर जब दो वेरिएबल है तो हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड का दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं x की जगह पे अगर मैं 0 रखूँगा, यानी कि x1 की जगह पे 0 रखूँगा, तो यू विल गेट x2 बराबर 3। और अगर मैं x2 की जगह पे दोस्तों अगर मैं 0 रखूँगा तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1,0 एंड 0,3 ये दोस्तों आपके कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें क्या करनी है दोस्तों, ये लाइन को ड्रॉ करना होगा दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो 0,3 यहाँ कहीं पर होगा और 1,0 यहाँ कहीं पर दोस्तों रहा होगा। इसको दोस्तों आप ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर रीज़न है 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि या तो इसके इधर का रीज़न होगा या तो इसके इधर का रीज़न होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ओरिजिन है। तो अगर देखेंगे कि अगर इसको ओरिजिन दोस्तों अगर सेटिस्फाई करता है, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, एक हाफ प्लेन है। तो यहाँ पर ये अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन है, मतलब ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है। एक तरह से दोस्तों हाफ प्लेन कौन सा वाला है हमें ये पता लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो दोस्तों ये 0, 0 इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 0 आपका क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 3 होता है। तो इसका मतलब दोस्तों कौन सा रीजन है, ये वाला दोस्तों रीजन हो जाएगा, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्टेड होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज साथ ही साथ आपको दे रखा है कि भैया x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर x1 से मतलब x और x2 से मतलब y, इतना समझ लो, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों अब आपको क्या मिल गया दोस्तों, ये फिजिबल रीजन मिल गया जो कि बाउंडेड रीजन है। तो जो बाउंडेड रीजन होता है उसके कॉर्नर पॉइंट पे ही जो फंक्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वही आपका क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 0,0 पे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 0 आ जाएगी। नाउ z बराबर है x1 प्लस 3x2। सिमिलरली आप चेक करेंगे z 0,3 पर दोस्तों वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 यानी कि 9। सो दिस विल बी 9 एंड इसके अलावा हो जाएगा 1,0। तो 1,0 पे वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 3 इंटू 0 यानी कि 1। तो क्लियरली यू कैन सी दैट कि इसकी जो ऑप्टिमम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है वो दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। सो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में दोस्तों हमने आपको बताया है भी पहले भी। मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान रखना कि इफ वी हैव
m नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि अगर हमारे पास m अननोन है, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, एंड वी हैव n इक्वेशन या इनइक्वालिटी या जो भी आप कहें दोस्तों, आपके n इक्वेशन है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं MCN। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके वेरिएबल कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 है, और आप देखेंगे जो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है वो 2 है, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं या रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों वो इतनी है, तो 3C2 तो बेसिकली हो जाएगा 3C1, यानी कि 3 दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन होंगे। दोस्तों ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आपने ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि आपके जितनी नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ओके, उतने ही जनरली जितने नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो जितने आपके एक्स्ट्रा जो दोस्तों आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उन उतनों को आप क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपकी क्या है, 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं तो इसका मतलब आपके पास 3 वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बना के, देन फिर आपके 2 वेरिएबल को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि आपने x3 को 0 रख दिया और फिर आपने x1 x2 की वैल्यू निकाली, तो x1 x2 0, ये आपका क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, x2 को 0 रखेंगे, x और x3 की वैल्यू मिलाएंगे, तो वो क्या होगा, सेकंड बेसिक सॉल्यूशन होगा। इस तरह से x1 को 0 रखेंगे, x2 और x3 की वैल्यू निकालेंगे, वो थर्ड बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बट ये आपका क्या है, मैक्सिमम है, जरूरी नहीं कि आपके 3 के 3 बेसिक सॉल्यूशन निकल जाए, कभी कभार नहीं भी निकलते हैं, तो मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन 3 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम with 2 supply points and 3 demand points, how many minimum number of constraints are required? बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। इसके लिए भी दोस्तों आप फॉर्मूला याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दोस्तों अगर आपके m सप्लाई पॉइंट है, m सप्लाई पॉइंट है, और n अगर आपके डिमांड पॉइंट है, n अगर आपके डिमांड पॉइंट है, ठीक है, तो जो आपके मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो होते हैं m+n। बहुत आसान है फॉर्मूला। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है कि भैया 2 सप्लाई पॉइंट है, 3 डिमांड पॉइंट है, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 + 3, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ 5 कॉन्स्टेंट दोस्तों आपके रिक्वायर्ड होंगे। सो 5 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, अगर उसमें आपके m सप्लाई पॉइंट है, n डिमांड पॉइंट है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जो कॉन्स्टेंट रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपकी m+n होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 + 3 यानी कि 5 आपके कॉन्स्टेंट्स दोस्तों क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो फिजिबल रीजन इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देन द प्रॉब्लम हैज। अगर किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कोई भी फिजिबल रीजन नहीं होता है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कोई भी सॉल्यूशन दोस्तों नहीं होता है, ओके। तो फिजिबल रीजन दोस्तों होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो। तो अगर कोई फिजिबल रीजन नहीं बन पा रहा है तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाज डेवलप्ड बाय। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। सिंप्लेक्स मेथड दोस्तों हम जानते हैं, सिंप्लेक्स मेथड एक वन ऑफ द मोस्ट वाइटल मेथड है व्हेन वी सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम ग्राफिकल मेथड की बात करें तो उसकी दोस्तों काफ़ी कमियां हैं। ग्राफिकल मेथड में दोस्तों हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, बट इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड अप टू 2 वेरिएबल ओनली, यानी कि 2 वेरिएबल तक ही दोस्तों हम यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद अगर आगे 3 वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल हो गए, तो दोस्तों हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो सिंप्लेक्स मेथड है वो डेवलप की गई थी दोस्तों आपके जॉर्ज जेनजिंग के द्वारा। दोस्तों ये जो जॉर्ज जेनजिंग है, इनके द्वारा 1947 में दोस्तों इस मेथड को डेवलप किया गया था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो जॉर्ज जेनजिंग है, इनके द्वारा दोस्तों ये जो मेथड है उसको दोस्तों डेवलप किया गया था। सो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन m×n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डीजेनरेसी सेट टू ऑकर इफ द नंबर ऑफ एलोकेशंस। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास m×n की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसका मतलब दोस्तों बेसिकली क्या है कि आपकी m रो है यानी कि सोर्सेस, और n कॉलम्स है यानी कि डेस्टिनेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इसके दोस्तों कितने होते हैं, m+n-1 होते हैं,
ठीक है। दीज आर द बेसिक सॉल्यूशंस। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दोस्तों इसमें इतने होते हैं कि अगर आपकी मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसमें एम रो और एन अगर आपके कॉलम है, तो बेसिकली जो आपके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, फिजिबल का मतलब दोस्तों यही हो गया कि सारे के सारे होंगे पॉजिटिव, और बेसिक आपको पता होगा दोस्तों कि बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल यानी कि आप सिंपली जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ जो अननोन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स है जितने भी एक्स्ट्रा होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ जितने भी अननोन है, और वो अगर आपके टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स है अगर वो ज़्यादा है, तो जितने भी उसको जीरो करके बाकी जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये होते हैं। अब अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में से भी कोई अगर बेसिक वेरिएबल जीरो हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी। ओके, तो डीजेनरेसी कब होगी दोस्तों, जब आपका क्या होगा, लेस देन m प्लस n माइनस वन। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर डीजेनरेसी सेट टू बी ऑकर, सो द नंबर ऑफ एलोकेशन मस्ट बी लेस देन m प्लस n माइनस वन। देखिए लेस m प्लस n माइनस वन तो आपके बेसिक सॉल्यूशन है, तो डीजेनरेसी का केस दोस्तों कब होगा, जब बेसिकली आपका क्या होगा, ये m प्लस n माइनस वन से लेस होगा। तो डीजेनरेसी हैपन व्हेन द नंबर ऑफ एलोकेशन इज स्ट्रिक्टली लेस देन m प्लस n माइनस वन, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम उसी तरह का, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेड टू बी डीजेनरेटेड। देखिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, वो डीजेनरेटेड कब होता है, कब होता है दोस्तों, अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन दोस्तों आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर आपका जीरो हो जाए तो फिर उसमें दोस्तों क्या बन जाता है, डीजेनरेट बन जाता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि भैया अगर x1 x2 जैसे हमारे पास दोस्तों जैसे इससे पहले वाली प्रॉब्लम थी, तो उसमें आपके क्या थे, तीन दोस्तों आपके वेरिएबल थे, ठीक है, x1 x2 और x3, और दो दोस्तों आपकी क्या थी, इक्वेशंस थी या बेसिकली कांस्टेंट थे। तो हमारा फंडा क्या था कि एक बेसिक वेरिएबल को जीरो रखो, बाकी दो की वैल्यू निकालो, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या आता था, एक बेसिक सॉल्यूशन आता था। अब मान लो कि अगर ये x1 और x2 है, ये दोस्तों आपके दो बेसिक वेरिएबल है, अगर इनमें से भी अगर एक जीरो हो जाए, अगर इनमें से भी एक जीरो हो जाए तो फिर ये दोस्तों क्या कहलाता है, डीजेनरेटेड कहलाता है। ओके, अगर ये नॉन जीरो है तो फिर ये क्या कहलाएगा, नॉन डीजेनरेटेड कहलाएगा, ठीक। तो अगर बेसिक वेरिएबल भी अगर आपका जीरो हो जाए कोई ना कोई एक, तो इसका मतलब है कि वो आपका डीजेनरेट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए कि इसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है वो किसका स्पेशल टाइप है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ड्यूअल ऑफ प्रॉब्लम, फेलिपी, या फिर नन ऑफ दीस। तो दोस्तों जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही दोस्तों आपका टाइप होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जनरली होता है क्या है कि भैया हमारा सप्लाई और डिमांड का खेल है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपकी m क्रॉस n, मतलब कि अगर आपकी m हम कह सकते हैं कि आपकी रो है और n अगर आपके कॉलम है, तो इसमें दोस्तों आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोस्तों इसमें बन सकती है। लेकिन जो इसी में दोस्तों अगर आप n क्रॉस n यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दे, तो उस केस में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा कि ये आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम दोस्तों ही बन जाएगी, ठीक है। सो देखा जाए तो नंबर ऑफ टास्क इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर टास्क और रिसोर्सेज की दोस्तों हम बात करते हैं, तो इस केस में जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो जाती है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, यानी कि उसी का स्पेशल टाइप है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर गोल वही है कि कॉस्ट को क्या करना है दोस्तों, आपने मिनिमाइज करना है, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे दोस्तों वो आपके इक्वल होंगे, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, m क्रॉस m असाइनमेंट प्रॉब्लम द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल असाइनमेंट्स इज। देखिए अगर आपकी m क्रॉस m असाइनमेंट प्रॉब्लम है, जैसे हमने आपको बताया कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हो सकते हैं दोस्तों, m फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों आपके जो टोटल असाइनमेंट हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके क्या हो सकते हैं, m असाइनमेंट दोस्तों हो सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों वही है कि जितना रिसोर्सेज है, और यहाँ पर दोस्तों टास्क की बात होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट रिसोर्स है तो उसके बाद चॉइस हो जाती है दोस्तों आपकी, देखा जाए तो आपके m टास्क की, है ना। इसी तरह से फिर आपका जो सेकंड रिसोर्स होगा उसके पास m-1 टास्क होंगे, ऐसी फिर आपका थर्ड होगा उसके पास m-2 टास्क होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो लास्ट रिसोर्स होगा उसके पास एक ही टास्क बचेगा। तो इस तरह से ये आपका m फैक्टोरियल दोस्तों हो जाता है। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट रहता है। तो डी ऑप्शन इज।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनी सॉल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। मैंने आपको हमेशा दोस्तों बताया कि जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होता है वो फिजिबिलिटी को लेकर आता है, यानी कि उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, अदरवाइज वो नॉन फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। ध्यान रखना है कि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं यानी कि x1 x2 जो भी आपको दोस्तों गिवन है वो आपके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेगा जो सॉल्यूशन, उसको हम फिजिबल दोस्तों सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ऑर्डर टू सॉल्व द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय द सिंप्लेक्स मेथड हाउ मेनी सरप्लस एंड स्लैक वेरिएबल रिस्पेक्टिवली विल बी यूज्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इन जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करते हैं, वेरिएबल को ऐड करते हैं जिससे कि इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाती है, उसको हम स्लैक वेरिएबल या फिर सरप्लस दोस्तों वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली बात है ये लेस है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा तभी जाके बराबर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लैक वेरिएबल। अब ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो कुछ चीज़ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो तभी जाके दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, दैट्स इट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, x1 प्लस 4x2 माइनस 3x3 है। तो इसमें दोस्तों हम एक काम करते हैं, यहाँ पर x4 हम ऐड कर देते हैं। तो x4 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये बराबर हो गया 18। तो ये आपका क्या है दोस्तों, स्लैक वेरिएबल है। मैं एक काम करता हूँ, इसको रेड से दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से फिर आप दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले में देखो तो ये आपका x2, इसको नीले से लिखेंगे, ये हो गया x2 प्लस 9x3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं इसको, या चलिए इसको रेड से दिखा देते हैं। तो माइनस हो गया आपका x5। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, ये आपका हो गया सरप्लस वेरिएबल क्योंकि एक्स्ट्रा है, ठीक है। फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये है x1 माइनस 2x2 प्लस 8x3। ओके, अब ये लेस देन है तो इसमें फिर प्लस करना पड़ेगा, x4 x5 यहाँ पर लिख लेंगे, x6 बराबर हो गया 28। ओके, एंड सिमिलरली फिर हो जाएगा आपका 2x1 प्लस 5x3, अगेन लेस है तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, x6 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया x7, यहाँ पर हो गया बराबर 14। ओके, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, तो यानी कि आपके 3 क्या है, स्लैक वेरिएबल हैं, और सरप्लस वेरिएबल कितना है, 1 है। तो एक सरप्लस वेरिएबल और 3 आपके स्लैक वेरिएबल हमें जोड़ने पड़े। सो डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, पर सिंपली ये देखना है कि ये जो लेस देन है, यहाँ पर लेस है, तो ये अगर लेस है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, कुछ प्लस करेंगे तभी तो बराबर होगा ना। और यहाँ पर आपका क्या है, एक्स्ट्रा यानी कि सरप्लस है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो सरप्लस है उसको माइनस करो, तो माइनस किया तो ये बराबर हो गया। तो इस तरह से जहाँ पर आपका माइनस साइन होगा वो आपका सरप्लस हो गया, जो प्लस हो गया वो आपका स्लैक वेरिएबल हो गया। तो इतने हमें सरप्लस और स्लैक वेरिएबल की आवश्यकता होगी। सरप्लस लगेगा 1, 3 लगेंगे स्लैक वेरिएबल। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। z बराबर है 2x प्लस 3y। ओके, एंड आपके पास दोस्तों कांस्टेंट ही है। देखिए कांस्टेंट इस समय पर है, एक है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पर दोस्तों हम दो इनइक्वालिटी को यहाँ पर लेके चलेंगे। सबसे पहला दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, व्हेन x प्लस 2y बराबर 1 है। ओके, सो इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा कि अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और y की वैल्यू दोस्तों अगर मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई x प्लस 2y बराबर 10, देखिए अगर मैं देखता हूँ x प्लस 2y बराबर 10, तो इस केस में दोस्तों हो जाएगा, अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो y बराबर हो जाएगा 5, और अगर मैं y की जगह पे 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके फिगर को दोस्तों ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहले बड़े बड़े देख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका 10,0 और यहाँ पर होगा कहीं 0,5। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, एंड देन इसके बाद दूसरा है
0,1/2 एंड 1,0, 0,1/2 यहाँ कहीं पर होगा दोस्तों, और यहाँ पर होगा 1,0। ठीक है, तो दूसरा ये है। ओके, अब साफ है कि इससे ऊपर का रीज़न है, ओके, और इससे नीचे का रीज़न है। सो दिस इज़ द फिजिबल रीज़न, ये आपका रीज़न है जो हमें चाहिए। ओके, क्योंकि एक रीज़न ये है, एक रीज़न ये है, आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे जो कॉर्नर पॉइंट है, यहीं पर ही दोस्तों हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिनिमाइज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि कब ये मिनिमाइज होगा। तो अगर आप देखें भैया कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले आप देखेंगे z बराबर है 2x + 3y। देखिए z बराबर है 2x + 3y, तो कॉर्नर पॉइंट है उस पर चेक करें। देखिए जैसे कि मैं सबसे पहले z 1,0 पे देखता हूँ तो इस पे वैल्यू आती है 2। ऐसे ही 0,1/2 पे चेक करता हूँ तो वैल्यू आती है 3/2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं z 0,5 पे चेक करूँगा तो ये तो वैल्यू आ जाएगी 5×3=15। ठीक है, और इसके अलावा है फिर z 10,0 पे देखेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 20। सो आप देखेंगे कि मिनिमम कितने पे आ रहा है, वो आ रहा है 0,1/2 पे, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1/2 है, तो उस केस में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द optimal solution of the following linear programming problem. So in this way you can solve it. इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कॉन्वेक्स सेट फॉर द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यानी दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, इसमें आपको रीजन बनाना है और आपको दोस्तों उसके एक्सट्रीम पॉइंट दोस्तों आपको चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए क्या है, x1 + x2 है बराबर 2, यानी कि दोस्तों 0,2 एंड 2,0। सिंपली 0 0 रख के सॉल्व करो दोस्तों। अगला है 3x1 2x2 बराबर 6। सो इफ़ वी पुट x1 बराबर 0 तो यहाँ पर से x2 3 मिल जाएगा, और अगर x2 0 पुट करेंगे तो ये 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर आ गए। अब आपने सिंपली क्या करना है, इनको ड्रॉ कर देना है। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे ये है 2,0 एंड 0,2 यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, और एक है 2,0 और दूसरा है 0,3। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है इस तरह से, एंड दिस। ठीक है, तो ये आपके हैं। तो अब आपको देखना है दोस्तों कि यहाँ पर x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि नीचे का नहीं ऊपर का रीजन है, और इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि ये रीजन है आपका ये। ठीक है, तो इस रीजन के आपको क्या देखने हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट सिंपली देखने हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है दोस्तों, एक तो है 2,0, दूसरा है 0,2 और अगला है 0,3। सो डी ऑप्शन विल बी राइट। बस आपने क्या करना था कि जो कॉन्वेक्स सेट जो आपका बन रहा है, बेसिकली आपका जो फिजिबल रीजन, बाउंडेड रीजन बन रहा है, उसके जो कॉर्नर पॉइंट है, बस आपने उसको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, सो द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट्स फॉर द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आपका दोस्तों हो जाएगा। बस आपने फिगर ड्रॉ करके इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल हम आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारा मेन प्रयास यही है कि शॉर्ट सेशन ले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।